नमस्कार दोस्तों। आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं? तो मैं बात को क्लियर कर दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में शासन व्यवस्था को लागू करने हेतु कानूनी कानूनी व्यवस्था को लागू करने हेतु उन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पर मोहर लगाया था। कहने का मतलब संविधान पारित हुआ था और इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने हेतु प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज का टॉपिक इसी संविधान को लेकर है, जो कि इसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होना चाहिए और ख़ास तौर पर अभ्यर्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए, आप में संयम होना चाहिए। यदि आप भारत माँ के सुपुत्र हैं और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं, आज 26 जनवरी है, तो भारत माता की जय जयकार का नारा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस बेहतरीन क्लास को बेहतर तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। आज की क्लास में कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा यानी भारत में कानून व्यवस्था को निर्माण करने हेतु सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। ये कब किया जाता है? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान का गठन होता है। और गठन होने के जस्ट 3 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम संविधान सभा का अधिवेशन होता है, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद। और प्रथम संविधान सभा अधिवेशन के जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय संविधान सभा का अधिवेशन होता है, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो अधिवेशन हो रहा था बेटा, ये संविधान को निर्माण करने हेतु, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया और अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप अधिवेशन होता है, और ये होता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो होते हैं, वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। इन्होंने अंतिम संविधान प्रारूप अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और इनके साथ और 6 लोग थे। और इस प्रारूप समिति में टोटल जो हैं 7 लोग थे, ठीक है। और उन्हीं 7 लोगों में से जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। वो 7 लोग कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मुंशी, एन माधवराज,
टी कृष्णाचारी और मोहम्मद सादुल्ला, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। बट संविधान तैयार करने के बाद उसका जो अंगीकृत होता है यानी निर्मित होता है वो होता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और सौंप दिया जाता है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी भारतीय संविधान का अंगीकृत और निर्मित होता है 26 नवंबर 1949 को, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति को ये दस्तावेज को सौंप दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन उस दिन ये पारित नहीं होता है। ये पारित कब होता है, ये लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक बार जय जयकार हो जाए, है कि नहीं? भारत माता की जय। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पारित होता है, और इसी दिन को याद बनाए रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस संविधान में या बोलें इस संविधान को 20 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में खंडित किया गया है। यहाँ से सवाल बनता है सर जी कि मूल संविधान में टोटल कितने अनुसूची थे? तो वो थे 8 अनुसूची। कितने भाग थे? 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यानी इसमें 4 अनुसूची जोड़ दिए गए हैं बाद में। ये भारत संविधान जो बना, भारतीय संविधान जो बना, इसका जो आधार था ये था भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 ये अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, और अंग्रेजों ने भारत पर कानूनी व्यवस्था को लागू करने हेतु उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 को तैयार किया था, लेकिन भारतीय नेता ने इसे अस्वीकार किया। बट इन्हीं को आधार मानकर भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। ये इसलिए क्योंकि 395 अनुच्छेद में से जो 250 अनुच्छेद हैं ये इन्हीं से लिया गया है। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसीलिए तो भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। इस संविधान को निर्माण करने हेतु टोटल जो समय लगा, यानी निर्माण समय जो लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष, वाह, ये तो बहुत ही लंबी टाइम पीरियड रहा है सर जी। बेटा इसीलिए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है क्या? कौन सा है? वो है भारत का संविधान, यानी भारतीय संविधान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान तैयार होता है और लागू भी होता है, बट संविधान में कौन सा रूल, कौन सा नियम किस देश से लिया गया है, यानी उसका जो कलेक्शन है कहाँ से किया गया है, यानी हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। ये प्रमुख 10 देश हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। अधिकार नहीं बेटा, थोड़ा बोलने में मिस हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। न्यायिक
पुनर्विलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ये सब जो रूल है ये लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है बेटा, इसलिए इसे आप नोट डाउन कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये 3 पॉइंट लिया गया है ब्रिटेन से। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और आपातकालिक उपबंध। बेटा कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रपति के यानी निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये जो रूल लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये लिया गया है आयरलैंड से। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जर्मनी से लिया गया है आपातकालिक उपबंध, और उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा और शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन करने का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो पावर है, जो शक्तियों का, वो बंटवारा किया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। बेटा जहाँ ट्रिक बनेगा मैं वहाँ बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यादगार रखने हेतु। ठीक है, किसी भी पॉइंट को याद रखने हेतु ट्रिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ मूल संविधान है, सॉरी ये क्या हो गया सर जी, सॉरी, यहाँ मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से। रूस में जो उच्चारण आता है वो हर्षऊ आता है कि नहीं? और यहाँ मूल संविधान में, सॉरी मूल कर्तव्य में, यहाँ जो मूल यानी यहाँ पर भी ऊ का उच्चारण होता है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है फ्रांस से। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। को से कनाडा, को से केंद्रीय शक्ति भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, को से कनाडा, को से केंद्रीय शक्ति, और इसी केंद्रीय शक्ति को ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान में कहीं त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप संशोधन कर सकते हैं। किसके तहत? संविधान संशोधन प्रक्रिया होता है, जो कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। खैर इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के भाग और अनुच्छेद। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि टोटल जो है भाग है कितना, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, है कि नहीं, और 8 अनुसूचियां हैं। और इसमें टोटल वर्तमान में बात करें, इसमें 4 अनुसूची को ऐड किया गया है, तो वर्तमान में जो है टोटल 12 अनुसूची हैं। तो सारे भाग पर
और सारे अनुच्छेद पर हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर है संविधान के भाग और अनुच्छेद। अनुसूची के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। भाग एक में जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। और इसमें जो प्रावधान है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान यानी क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत एक देश है और इसमें कई राज्य हैं, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान है। नए राज्यों का प्रवेश करने का मतलब भारत में नया राज्य कैसे निर्माण होगा, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में राज्य के क्षेत्र और सीमा में सुधार। यदि 2 राज्यों के बीच में मतभेद हो, ठीक है, तो उस समस्या को समाधान करने हेतु उसका प्रावधान है अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 4 में बताया गया है। ओके, उसी प्रकार हम लोग बात करें भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद है और इसमें जो प्रावधान है नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। नागरिकता का प्रावधान जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार भाग 3 में इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखने में दिक्कत हो रहा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। मौलिक अधिकार का प्रावधान है भाग 3 में, और ये है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसमें मौलिक अधिकार टोटल जो है बेटा वो है 6। पहला है समानता का अधिकार, जो कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका प्रावधान है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ शोषण होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और संस्कृति शिक्षा का जो प्रावधान है इसका उल्लेख मिलता है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32 में। कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता को अंत किया गया है, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण हेतु प्रावधान है, ठीक है। और 32 में तो अभी बता दिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे देखते हैं भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, जिसमें पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है। और ये मूल संविधान में नहीं था, इसे कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत,
और भाग 4A को जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 हैं। अगर बात करें मूल अधिकार कितना है, मौलिक अधिकार कितना, मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार यानी 10 मौलिक अधिकार नहीं बेटा, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है और एक मौलिक कर्तव्य इसे बाद में जोड़ा जाता है। और ये किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए, हो सकता है बोलने में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, और आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं चाहूँगा आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए और अपने से समझने का कोशिश कीजिएगा। पर मेरा भी हर संभव प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है भाग 5, और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद का संलग्न किया गया है भाग 5 में, और ये है केंद्र व्यवस्था का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है भाग 5 में, और ये है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच में। और उसी प्रकार राज्य व्यवस्था का जो उल्लेख है ये भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, यानी देश का पहला नागरिक जिसको बोला जाता है, उसी प्रकार राज्य में जो पहला नागरिक होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार 52 के बाद 53 आता है, लेकिन यहाँ 53 नहीं बेटा, 153 है। ठीक है, इस कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ 52 नहीं है, यहाँ 153 है, और यहाँ पे राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है, और 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य का उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति और कार्य का उल्लेख का प्रावधान है। अनुच्छेद 54 में बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 155 में बात करें तो राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग यानी पद विस्थापित से संबंधित प्रावधान है। महाभियोग का मतलब होता है कानूनी तौर पर राष्ट्रपति पद से उसे विस्थापित कर देना। बेटा यहाँ याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बनता है, मैं अप्लाई करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 61 है, ठीक है, और महाभियोग का प्रावधान है राष्ट्रपति का। देखिए, देहाती भाषा में बोला जाता है कभी कभी, एक सट्ठा देंगे ना, यहाँ से हटाइए देंगे तुमको, है कि नहीं। एक सट्ठा से देखो बेटा, एक सट्ठा से आप याद कर सकते हैं 61, और हटाइए देंगे उससे आप याद कर सकते हैं यानी पद से विस्थापित। यानी अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है राष्ट्रपति के लिए। इस ट्रिक को आप गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कठिन चीज़ों को आसानी तरीके से समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है,
अनुच्छेद 72 में प्रावधान है क्षमादान का। क्षमादान का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 में। और कानूनी संशोधन हेतु अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए बेटा, कोई भी कानून होता है उसको संशोधन करने हेतु स्टेप बाय स्टेप कानूनी तौर पर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला काम हुआ तो दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा। कहने का मतलब पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, यानी 1 2 3 याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 123 में कानूनी संशोधन हेतु अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। 1 2 3 यानी 123 में। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। चाहे वो माने या न माने वो बात की बात है, लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में। अगर वर्तमान में बात करें, जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? 14वें नंबर के हैं वो, जगदीप धनखड़ जी, है कि नहीं। और 64 में यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। ये इस चीज़ का जो प्रावधान है, कहने का मतलब राज्यसभा की सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 63 64 ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश में जिस प्रकार होते हैं प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल की व्यवस्था है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में। उसी प्रकार अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। अगर वर्तमान में बात करें बेटा, वो कौन है? कौन है वर्तमान में 15वें नंबर के? वो कौन है? आर वेंकट रामनी। मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है यहाँ 15वें नंबर के हैं या 16वें नंबर के हैं, लेकिन वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं भारत के वो हैं आर वेंकट रामनी। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वे 15वें नंबर के हैं या 16वें नंबर के। जिस प्रकार केंद्र में सरकार की कानूनी सलाहकार होते हैं अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी, है कि नहीं, उसी प्रकार राज्य में कानूनी सलाहकार के तौर पर होते हैं अनुच्छेद 165 के तहत, वो होते हैं महाधिवक्ता। और वर्तमान में बेटा हम झारखंड से विलोम करते हैं तो हम अपने ही राज्य का महाधिवक्ता का नाम बताएंगे। वो कौन है? राजीव रंजन जी। आप किस स्टेट से विलोम करते हैं वहाँ के महाधिवक्ता का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, इससे पता चले कि किस राज्य में कौन है महाधिवक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 79 80 81 ये तो सीरियल हो गया, बिल्कुल सीरियल है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं सरला। ठीक है, सरला से याद कर सकते हैं संसद, रॉ से राज्यसभा और लॉ से लोकसभा। 79
80 और 81 में क्या प्रावधान है? संसद का, राज्यसभा का और लोकसभा का, यानी सरला, एक ट्रिक है सरला। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का प्रावधान है, राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में। उसी प्रकार राज्य में होता है विधानमंडल। ठीक है बेटा, विधानमंडल होता है। जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। और जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा होता है निम्न सदन का और राज्यसभा होता है उच्च सदन का, है कि नहीं? उसी प्रकार राज्य में संसद की जगह होता है विधानमंडल, और विधानमंडल ये 2 प्रकार के होते हैं, एक विधानसभा होते हैं और एक विधान परिषद होते हैं। विधान परिषद ये उच्च सदन होता है विधानमंडल का, और निम्न सदन होता है वो विधान सभा होता है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद ये प्रत्येक राज्य में नहीं है। वो किस किस राज्य में है तो मैं बता दूं, वो है किस किस राज्य में। यहाँ ट्रिक लिखे हैं, टीबी जुकाम। टीबी जुकाम, हाँ बेटा टीबी जुकाम। यानी टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, यू से यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ विधान परिषद भी नहीं रहा। ठीक है, तो टोटल है यहाँ तेलंगाना, बिहार, यूपी 3, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो टोटल 6 राज्य में है क्या? विधान परिषद। और बाकी के 18 राज्य में नहीं बेटा, जो बाकी के जो 22 राज्य हैं उसमें विधान परिषद नहीं है। ठीक है, यही 6 राज्य में विधान परिषद को स्थापित किया गया है। भारत में कितना राज्य हैं? टोटल 28 राज्य है ना, तो उन्हीं में से 6 राज्य में विधान परिषद की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में है किसका प्रावधान है? निर्णायक पत्र का प्रावधान है। ठीक है, जब भी सदन में वोटिंग होता है संसदों के द्वारा, ठीक है, तो समान वोट होने की स्थिति में उसे 50-50, इसे याद कर सकते हैं 50-50, यानी समान वोट होने पर अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक पत्र के माध्यम से इसका जो फैसला होता है। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, और इसमें संसद पर क्या होता है? बहस चलता है अनुच्छेद 108 के तहत। 110 में क्या प्रावधान है? धन विधेयक से लेकर संबंधित है। धन विधेयक करने का मतलब टैक्स, सरकार जो टैक्स लगाते हैं, है कि नहीं? रोड टैक्स, आपका जो खजना कभी कभी काटते हैं ना ज़मीन वगैरह का, वो भी तो टैक्स होता है। बिल्कुल होता है सर। बड़े बड़े कंपनी यहाँ से भी टैक्स लेते हैं सरकार। रोड टैक्स, इंश्योरेंस के द्वारा, मतलब बहुत प्रकार से सरकार के यहाँ पैसा आते हैं, वही चीज़ को टैक्स बोला जाता है, यानी धन विधेयक इसी को बोला जाता है। और ये इसका जो प्रावधान है 110 में है, अनुच्छेद 110 में है। यहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हैं, 2 से 10, दो तो धो, यानी धन विधेयक, यानी 2 से दोन नहीं धन।
यहाँ मैं ट्रिक बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख है और अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक का उल्लेख है। और वित्त विधेयक क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। धन विधेयक में सरकार के पास पैसा जमा होता है और वित्त विधेयक में जो जमा हुआ जो पैसा है उसको खर्च किया जाता है, यानी वितरण किया जाता है। यहाँ पर भी ट्रिक बनता है। वित्त, वित्त लास्ट में क्या आता? तो। और यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ सत सत सत, यहाँ पे लास्ट में तो आता है, वित्त में भी तो आता है कि नहीं? तो 117 के तहत, अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में बहुत से 12 20 से बजट, बहुत से बजट है कि नहीं? बहुत से 12 बहुत से बजट, यानी 112 में किसका प्रावधान है? बजट का प्रावधान है। 16 में लेखानुदान का प्रावधान है। लेखानुदान 16 लास्ट में क्या आता है? लॉ आता है, बिल्कुल आता है सर। तो लॉ से यहाँ शुरुआत भी होता है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का प्रावधान है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जिस प्रकार केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है उसी प्रकार राज्य में हाई कोर्ट होता है। तो 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ क्या है? 124 और यहाँ क्या है? 214। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये देखने में एक ही जैसा लग रहा है। यहाँ 124 है और यहाँ 114 है, सॉरी 214 है। तो 214 के तहत राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसका प्रावधान है। लेकिन गठन बोले तो 216 में है। अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान है और 214 के तहत राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसका प्रावधान है। और सर्वोच्च न्यायालय की हम लोग बात करें तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान है और 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। अधिकार मतलब उसको भी एक कानूनी तौर पर पावर दिया गया है 131 के तहत। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान है और इसकी जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। और सीएजी कौन होते हैं? ये बजट के रिपोर्टर होते हैं, है कि नहीं? जो संसद में जो बजट पेश किया जाता है तो उसका रिपोर्ट रखने वाले कौन होते हैं? सीएजी होते हैं। और वर्तमान में बात करें वो कौन है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, है कि नहीं? चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य व्यवस्था की जो प्रावधान था वो था आपका, सॉरी 52 नहीं, 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक, ठीक है। यहाँ प्रावधान था किसका? राज्य व्यवस्था का प्रावधान था। अब आ गए हैं 237 के बाद 238 में, यानी भाग 7 में, और यहाँ प्रावधान है किसका? निराश्रित का। क्वेश्चन आता है सर? बिल्कुल आता है। यहाँ से भाग 7 में किसका प्रावधान है? निराश्रित का। 238 के बाद आता है 239 से लेकर 242 में, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है भाग 8 में, ठीक है। और 242 के बाद आता है 243, जो कि भाग 9 में इसका प्रावधान है। और ये है क्या? पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उसी से संबंधित है 243, यहाँ पर भी पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख मिलता है। भाग 10 में बात करें तो अनुच्छेद 244 है और यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी को स्वायत्त राज्य गठन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसको? एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी को।
भाग 10 के तहत, अनुच्छेद 244 के तहत। चलिए, भाग 11 की बात करें तो इसमें 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद है और इसमें प्रावधान है केंद्र राज्य में संबंध। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या तालमेल होता है उन दोनों के बीच में, उसका जो प्रावधान है वो भाग 11 में है। उसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 249 और इसमें राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाते हैं। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकालीन राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 250 में। कंफ्यूज नहीं होइए, यहाँ राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति का प्रावधान है 249 में और आपातकालीन राज्य सूची विषय बनाने का प्रावधान है 250 में। ठीक है, अनुच्छेद 262 में प्रावधान है नदी जल विवाद का। ठीक है, नदी जल विवाद का, जैसे एक नदी में पानी बह रहा है। ठीक है, तो पानी का किनारा मतलब ये जो नदी में बह रहा है तो जरूर उसका किनारा होगा, बिल्कुल होगा सर। इस साइड पे किनारा है और इस साइड पे किनारा है कि नहीं? बीच में क्या बह रहा है? नदी बह रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, दोनों समान है। तो यहाँ एक ट्रिक बनता है सर जी, इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 2 है, दोनों समान तो हैं, बीच में क्या है? नदी। नदी नहीं बेटा, 6 हैं, यानी 262 में नदी जल विवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 में प्रावधान है अंतर्राज्यीय परिषद गठन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रणाली का उल्लेख मिलता है 263 में। अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक ये भाग 12 में इसका संकलन किया गया है और इसमें किसका प्रावधान है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसका जो उल्लेख मिलता है भाग 12 में, जो कि 264 से लेकर 300 अनुच्छेद तक इसका संलग्न किया गया है। ठीक है, और इन्हीं में से 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है और वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं 15वें नंबर के, वो हैं NK सिंह। भाग 13 की बात करें तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक का प्रावधान है भाग 13 में और इसमें भारतीय व्यापार की कानून व्यवस्था की प्रावधान है। ठीक है, भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में। भाग 14 में हम लोग देखें तो 308 से लेकर 323 तक संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, कहने का मतलब 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा यानी IAS, IPS और IFS का फुल फॉर्म होता है बेटा इंडिया फॉरेस्ट सर्विस और IAS का जो होता है इंडियन एकेडमिक सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 12 में मिलता है, 312 में। 315 में उल्लेख मिलता है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा यानी UPSC है कि नहीं, और राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PCS की हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसका जो प्रावधान है 315 में, अनुच्छेद 315 में। भाग 15 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 326
29 तक प्रावधान है और ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 16 की बात करें तो 330 से लेकर 342 तक का अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है और इसमें क्या प्रावधान है, कुछ वर्गों या कुछ विषय उपबंधों में, कहने का मतलब कुछ वर्ग यानी विषय उपबंध यानी लोकसभा और राज्यसभा में एसटी और एससी के लिए कुछ आरक्षित सीट हैं। ठीक है, तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 16 में। भाग 17 की बात करें 343 से लेकर 351 का अनुच्छेद को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसमें उल्लेख मिलता है राजभाषा हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या बेटा, देवनागरी है कि नहीं। तो इसका जो उल्लेख मिलता है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में। भाग 18 में है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में। 18 से याद रख सकते हैं आप आपातकाल, आ से आपातकाल, आ से 18 है कि नहीं। तो 18 में किसका प्रावधान है, आपातकाल का, और इसमें अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। यहाँ तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़र में। ठीक है, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन आपातकाल और 360 में है वित्तीय आपातकाल। इसमें चार पॉइंट आगे जोड़ा हुआ है। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन आपातकाल 56 में 4 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, है कि नहीं, 360। इसमें है वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 19 जो है इसमें जो अनुच्छेद है 361 से लेकर 367 तक, और इसमें प्रकीर्णन की उल्लेख मिलता है। भाग 20 की बात करें 368 है और ये है संविधान संशोधन की प्रणाली। ठीक है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि नहीं, जो कि 368 में उसका उल्लेख मिलता है, जो कि भाग 20 में है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहता है, ये तो आसान है। भाग 21 की बात करें 369 से लेकर 392 तक की अनुसूची को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसमें उल्लेख मिलता है अस्थाई संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध की। और भाग जो 22 है यानी अंतिम भाग जो है इसमें है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 के बीच में, और इसमें उल्लेख मिलता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इस प्रकार से हम लोग 22 भाग और 395 अनुच्छेद तक कवर किए हैं। बेटा देखिए, हर पॉइंट को खंड खंड करके समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि संविधान ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसको निर्माण करने हेतु 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है कि नहीं। आपको क्या लगता है 1-1.5 घंटा के वीडियो में इसका सारा समावेश हमको मिल जाए? इम्पॉसिबल है। एक कहावत है, ठीक है, सपने यूं ही सच नहीं होते, सपने यूं ही सच नहीं होते, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़ियों से ये घोंसला कैसे बनता है, बड़ी प्यार से बोली मैना, बेटा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वाकई ये कहावत सही है बेटा। एक घोंसला को बनाने हेतु चिड़ियों को तिनका तिनका चुनना पड़ता है, तभी वो एक बेहतर घोंसला बना पाते हैं। आपको क्या लगता है कहीं से भी
कूड़ा करकट खरपतवार को उठा के लाए और घोंसला बना दे, बिल्कुल गलत। एक सुंदर सा घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों को तिनका तिनका उठाना पड़ता है, और मैं वही तिनका उठाकर लाया हूँ, जो कि आपके लिए, कहने का मतलब आपके लिए ये वही कंटेंट है जो कि आपके लिए एक तिनका साबित होने वाला है, जो कि ये कंटेंट एग्जामिनर के नज़र में है। आपको पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैं वही क्वेश्चन को सिलेक्शन करके लाया हूँ। चलिए दोस्त, यहाँ पे 22वां भाग और अनुच्छेद 395 को यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। आगे देखते हैं अनुसूची, जो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है और उसमें क्या प्रावधान है, उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो पहला अनुसूची है, इसमें देश और 28 राज्यों का उल्लेख मिलता है। दूसरी जो अनुसूची है, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख मिलता है। तीसरी जो अनुसूची है, शपथ संबंधी उल्लेख मिलता है। ये शपथ किसका? मंत्रिपरिषद का? नहीं बेटा, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल का ये शपथ नहीं, ये वो शपथ है जो कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख का प्रावधान है। उसी प्रकार चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है कि राज्यसभा में कितना सीट होना चाहिए। इसमें आरक्षण का भी उल्लेख मिलता है कि नहीं, चौथी अनुसूची में। उसी प्रकार पांचवी अनुसूची की बात करें, इसमें मिलता है अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, पांचवी अनुसूची में। जिस प्रकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जो जनजाति होते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रशासन व्यवस्था होता है। ठीक है, जैसे संथाल परगना का यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था होता है कि नहीं, प्रशासनिक शासन व्यवस्था होता है। उसी प्रकार अदर कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अपने अपने शासन व्यवस्था होता है, उसका उल्लेख का प्रावधान है। उल्लेख का प्रावधान नहीं बेटा, थोड़ा बोलने में मिस हो जाता है हमसे, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं तभी से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिस हो ही जाता है। ठीक है, कहने का मतलब पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रशासनिक का उल्लेख का प्रावधान है। कहाँ पे? पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजाति प्रशासन का उल्लेख मिलता है। कहीं ना कहीं ये पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में कुछ तो समानताएं हैं, बिल्कुल हैं सर। जनजाति क्षेत्रों प्रशासन का उल्लेख है और यहाँ है जनजाति प्रशासन। तो छठी अनुसूची में विशेष राज्य से संबंधित है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची की बात करें, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका यानी नगर निकायों का प्रावधान मिलता है। टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूची था, बाद में ये 4 अनुसूची को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट,
वही है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, और यहाँ पर देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जिसमें दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। और 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और जिसमें नगर पालिका निकाय से संबंधित प्रावधान है। चलिए उसी प्रकार 7वीं संविधान संशोधन 1956। देखिए बेटा, यहाँ प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसको इस प्रकार से सजाए हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहता है बेटा, किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है? तो वो है 7वीं संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है जिसमें 14 राज्य हैं और टोटल 6 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित थे। दसवीं संविधान संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते रहता है। यानी 10वीं संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 12वीं संविधान संशोधन 1962 को गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को नए राज्य का दर्जा दिया गया और 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उसी प्रकार हम लोग बात करें 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत भाषाई आधार पर पंजाबी भाषी क्षेत्र में पंजाब राज्य का गठन किया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र में हरियाणा राज्य का गठन किया गया, पर्वतीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर उसे घोषित किया गया। कब? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। ये वही क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर का नज़र इसके चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, ये पूछें या ये पूछें, ये पूछें या ये पूछें, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत क्या होता है? सिंध भाषा को जोड़ा जाता है 15वां भाषा के रूप में। इससे साफ पता चलता है कि मूल संविधान में 14 भाषा था बेटा। ठीक है, और बाद में आपका 8 भाषा को जोड़ा गया है, तभी तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है कि नहीं? बिल्कुल सर। यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंध भाषा को जोड़ा जाता है और 15वीं भाषा का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार 71वें संविधान संशोधन 1992, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा और कोंकणी भाषा को जोड़ा जाता है। आप याद कर सकते हैं नमक ये ट्रिक है। 9 से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। नमक को जोड़ा जाता है 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये बदमाश को जोड़ा जाए। बदमाश कहने का मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किया जाता है। ये जो बदमाश बता रहे बेटा, ये बदमाश नहीं, BDMS, ये एक याद करने का एक ट्रिक बनाए हैं। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। कहीं कभी कभी क्या होता है, यहाँ से सवाल देखने को मिलता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था और वर्तमान में बात करें तो 22 भाषा है, ठीक है। और 22 भाषा कौन कौन है, एक नज़र इसको देख लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969 में असम बटे 2, ये क्या है सर असम बटे 2? कहने का मतलब असम को 2 भागों में तोड़ा जाता है और एक भाग का नाम बन जाता है मेघालय राज्य। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत मेघालय राज्य का गठन होता है, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम राज्य का गठन होता है 22वां राज्य के रूप में। कब? 1975 में। ये वाला क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम राज्य का गठन होता है। उसी प्रकार हम लोग आगे देखें, 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है, जिसे लघु संविधान भी कहा गया है। और ये टाइम पीरियड रहा है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था और इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। दूसरी बात, भाग 4A को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और एक मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा जाता है कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है? तो वह है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। उसी प्रकार हम लोग बात करें 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जो संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया जाता है। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है, जो कि भाग 3 में है कि नहीं? तो यहाँ से उठाकर इसको डाल दिया जाता है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में, कानूनी अधिकार में, यानी अनुच्छेद 300A में। चलिए आगे देखते हैं। 56वां संविधान संशोधन
56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को नए राज्य का दर्जा दिया जाता है। गोवा जो है 12वां संविधान संशोधन 1962 में, ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 1962 में क्या हुआ था, गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में से गोवा को नया राज्य का दर्जा दिया जाता है 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो मतदाताओं का जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन 2015, वाह 2015 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं सर जी, यानी 2000 ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। यानी 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश में भूमि का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण करने का मतलब बांग्लादेश जो भारत से अलग हुआ था, तो भारत का कुछ भाग बांग्लादेश में बांग्लादेश के क्षेत्र अधिकार में आता था और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के क्षेत्र अधिकार में आता था। तो क्या हुआ कि 50-50, ठीक है, जब भी 100 आए 50-50 याद करना कि आपके क्षेत्र वाला जो मेरा भारत है वो आप रखिए और मेरे क्षेत्र वाला जो बांग्लादेश है वो मैं रखूँगा। कहने का मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि का हस्तांतरण होता है। कब? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2017 में होता है जिसमें GST लागू होता है और ये 1 जुलाई 2017 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक में मोहर लगता है, तभी ये कानून बन जाता है, यानी GST लागू होता है, यानी 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत। चलिए 1 जुलाई 2017 को GST लागू होता है, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शामिल किया जाता है, ठीक है। संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शामिल किया जाता है कब? 102वां संविधान संशोधन 2018 में, और ये 11 अगस्त को इसमें राष्ट्रपति का मोहर लगता है और ये था 123वां संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक बेटा जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये विधेयक तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति इस पर मोहर नहीं लगाते हैं। जैसे ही इस विधेयक में मोहर लगाते हैं वो बन जाता है क्या? कानून। 103वां संविधान संशोधन 2019 में वो क्या होता है? सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब सामान्य वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 में से पारित किया गया। कहने का मतलब इसे EWS में शामिल किया गया। और ये कब लागू किया गया? यानी EWS में इसे कब घोषित किया गया? 12 जनवरी 2019 को। और ये था 124वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब 104वां संविधान संशोधन 2020 में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? SC ST का जो आरक्षण है उसी 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया। अब पता नहीं 2030 में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, है कि नहीं।
104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो आरक्षण सीट है उसे बढ़ाकर, SC ST का जो आरक्षण सीट है उसे बढ़ाकर 2020 से 2030 तक कर दिया गया। हाँ, लेकिन एक चीज़, आंग्ल भारतीय आरक्षण का जो सीट था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत आंग्ल भारतीय आरक्षण का जो सीट था उसे समाप्त कर दिया गया। हो सकता है 2030 में ST SC का भी आरक्षण को समाप्त कर सके, है कि नहीं? तो ये कन्फर्म नहीं है, 2030 आने के बाद ही पता चलेगा। और ये था 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2020 में से पारित किया गया। 126वां, यहाँ 1 लिखे हैं बेटा, यहाँ वहाँ होगा, ठीक है, लिखने में मिस हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सौ पाँच नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2021 में हुआ था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में क्या हुआ था? राज्यों को अधिकार दिया गया कि OBC बनाने का। आप कहने का मतलब राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया कि विशेष क्षेत्र पर, आर्थिक रूप से पिछड़े विशेष क्षेत्र पर आप OBC घोषित कर सकते हैं किसी क्षेत्र को, ठीक है। और ये 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन के तहत इस रूल को पारित किया जाता है। और ये था 127वां संविधान संशोधन विधेयक। और इस विधेयक में राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जैसे ही मोहर लगाया, ये विधेयक बन गया कानून। और इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप अपना कीमती समय इस वीडियो में दिए, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।